जब बड़े मुद्दों पर अनुमान का दौर थम जाए और बड़े फैसले से पूरी तस्वीर साफ हो जाए, तब लगता है अटकलों पर पूर्ण विराम। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से किस उम्मीदवार पर दांव लगाया जाएगा, इस पर लंबे समय से चर्चा हो रही थी। रेस में कई नामों को गिनाया जा रहा था, लेकिन आखिरकार फैसला द्रौपदी मुर्मू के नाम पर हुआ। पूर्ण विराम में आज राष्ट्रपति चुनाव की लड़ाई की बात। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूर्ण विराम। द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल रह चुकी हैं, ओडिशा सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और भाजपा में संगठन के लिए काम करने का उन्हें लंबा अनुभव भी है। सामाजिक कामों को लेकर भी द्रौपदी मुर्मू बेहद सक्रिय रही हैं, लेकिन उन पर एनडीए की नजर इसलिए आकर ठहरी क्योंकि वे आदिवासी समाज से आने वाली प्रमुख महिला नेताओं में से एक हैं। राजनीतिक वोट बैंक के समीकरण के लिहाज से उनके नाम पर मोहर लगाना देश भर के वनवासियों तक सियासी संदेश पहुंचाने का जरिया बना है। 2024 के चुनाव के लिए इसलिए इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। रायसीना हिल्स की सबसे ऊंची लड़ाई। एनडीए यूपीए ने बिसात बिछाई। साफ हुई राष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले की तस्वीर। अटकलों का अंत, मुर्मू वर्सेस यशवंत। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव की जंग का मोदी प्लान। कितना काम आएगा द्रौपदी मुर्मू का नाम। क्यों लगी मुर्मू के नाम पर मोहर। एनडीए का सुरक्षित दांव। पूर्ण विराम। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू के नाम का जब ऐलान हुआ तो वे खुद ओडिशा के अपने गांव में थी। द्रौपदी मुर्मू के मुताबिक उन्हें इसकी पहली खबर टीवी न्यूज के जरिए मिली। इस फैसले से मुर्मू ही नहीं चौंकी, बल्कि विपक्षी दलों के नेता भी हैरान रह गए। बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान रह गए, क्योंकि तब तक रेस में कुछ दूसरे नामों को ज्यादा आगे बताया जा रहा था। अटकलों पर लगे इस पूर्ण विराम के पीछे एक बड़ा संदेश छिपा था। ऐसा पहले भी होता रहा है, जब भाजपा नेतृत्व ने अपने बड़े निर्णयों से सबको चौंकाया है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी का नाम तय करने का मामला पहले से अलग था। बीस जून को दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में पार्टी संसदीय दल की बैठक पर सबकी नजरें टिकी थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रही इस मीटिंग को लेकर चर्चा सरगर्म थी। कयासों का दौर तेज था कि देश के 16वें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आखिर एनडीए की तरफ से किस उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगेगी। बैठक खत्म हुई और भाजपा अध्यक्ष ने एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया।
ये नाम द्रौपदी मुर्मू का था। और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है। जब ये घोषणा हुई तब द्रौपदी मुर्मू अपने गृह राज्य ओडिशा के मयूरभंज के घर में थी। उन्हें टीवी के जरिए इस बड़ी घोषणा की खबर मिली। टीवी देखिकरी न्यूज देखिकरी आसीथिबे, मु भी वर्तमान टेलीविजन न्यूज देखिली। कहीं आपण मानक धन्यवाद, आपण एते कष्ट करी आछंती। ये खबर जंगल के आग की तरह फैल गई। आदिवासी समाज के लिए ये ऐसा मौका था जो लंबे इंतजार के बाद आया। देश के किसी भी सत्ताधारी दल की तरफ से ऐसा पहली बार था जब आदिवासी समाज की महिला उम्मीदवार को सर्वोच्च पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया गया हो। पता लगते ही द्रौपदी मुर्मू के घर पर परिजनों और गांव वालों का तांता लग गया था। इन तमाम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी। सालों से जिस बात की उम्मीद थी, उस इंतजार पर अब पूर्ण विराम लग गया था। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर उन दलों के लिए थी जो भाजपा के विरोधी हैं। लेकिन द्रौपदी मुर्मू का विरोध करना उनके लिए मुमकिन नहीं। वजह है आदिवासी वोट बैंक। दरअसल एनडीए की तरफ से उम्मीदवार से जुड़ी अटकलों पर पूर्ण विराम लगाने के साथ ही कई विरोधी दलों के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हो गए। खासतौर से अगर बात करें तो करीब 1/4 आदिवासी आबादी वाले राज्य झारखंड में सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा धर्म संकट में पड़ गई है। भले झारखंड मुक्ति मोर्चा विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हो, लेकिन उसके लिए भी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का विरोध करना आसान नहीं। राष्ट्रपति चुनाव पे भी बातचीत हुई और उसके लिए तय किया गया कि जब समयोचित, जब मतदान की बात होगी तब हम लोग उचित निर्णय ले लेंगे। वहीं ओडिशा में भाजपा की विरोधी बीजू जनता दल ने तो द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का फौरन समर्थन करने का ऐलान कर दिया। बीजेडी के इस समर्थन के पीछे वजह है ओडिशा में 22% जनजातीय आबादी, यानी जब हर 5वां वोटर आदिवासी समाज से हो तो फिर किसी भी दल के लिए द्रौपदी मुर्मू की जगह किसी दूसरे उम्मीदवार का समर्थन करना आसान नहीं है। दरअसल भाजपा ने इसी अनुमान को केंद्र में रखकर राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी के रूप में द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगाई, जिससे कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए और दूसरे विपक्षी दलों की रणनीति को नाकाम किया जा सके और राष्ट्रपति चुनाव की जंग को अपने लिए आसान बनाया जा सके। आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि इसके पीछे मुर्मू का आदिवासी समाज से होना सबसे बड़ी वजह है। हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है।
राष्ट्रपति चुनाव की जंग में एनडीए के लिए चुनौती पहले से ही ज्यादा आसान दिख रही है। उसके पास पहले से ही राष्ट्रपति चुनाव के कुल वोट मूल्य के 48% से ज्यादा वोट हैं। उसे बहुमत के लिए सिर्फ 12 से 13,000 वोट मूल्य की जरूरत है। बीजू जनता दल और बसपा के साथ ही आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस ने भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया है। यानी एनडीए का सुरक्षित दांव कामयाब होता दिख रहा है। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा के एक दिन बाद 21 जून को विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा के नाम पर मोहर लगा दी। कुल 19 विपक्षी दलों ने मिलकर यशवंत सिन्हा को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया। इसको लेकर सर्वसम्मति दिखी, लेकिन इन 19 दलों की एकता भी अब धीरे धीरे दरकने लगी है। कई तरह की आशंकाओं के बादल कायम हैं। इसके पीछे एनडीए का आदिवासी कार्ड माना जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होनी है। इससे पहले हर दिन दोनों पक्षों की तरफ से रणनीतिक दांव चले जा रहे हैं, जिससे कदम दर कदम वो विरोधी की चुनौती बढ़ा सके। 84 साल की उम्र, लेकिन अब भी एक ऐसे सक्रिय नेता जो हर पल सरकार को वैचारिक चुनौती देने के लिए तैयार रहते हैं। कभी भाजपा के कद्दावर नेता रहे यशवंत सिन्हा ने 4 साल पहले भाजपा छोड़ दी थी और इसके बाद मोदी सरकार के खिलाफ लगातार मुखर रहे। बाद में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा और अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं। लेकिन यशवंत सिन्हा को भी ये दोहराना पड़ रहा है कि वे द्रौपदी मुर्मू का विरोध करने नहीं, बल्कि मौजूदा सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने मैदान में उतरे हैं। ये द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, कि मुद्दों की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि ये अगर जिम्मेदारी है जो तय होगी इस चुनाव में, तो मैं उनसे ज़्यादा सक्षम रहूँगा। यशवंत सिन्हा के नाम तक पहुंचने और तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए विपक्षी दलों को लंबा वक्त लग गया। इस बीच शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला जैसे दिग्गजों ने इनकार किया। गोपाल कृष्ण गांधी से भी संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया गया और इस पर आखिरकार सहमति बन गई। इस तरह विपक्षी खेमे की अटकलों पर तो पूर्ण विराम लग गया, लेकिन चुनौतियों पर नहीं। ये उम्मीदवारी फाइनल होने के बाद से ही परिणामों के प्रति दिलचस्पी बहुत कम हो गई है। परिणाम क्या होंगे सबको पता है। आमतौर पर चर्चा है कि यशवंत सिन्हा हारने के लिए लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना कैलकुलेशन है, उसके उम्मीदवार को सपोर्ट अधिक है, तो परिणाम क्या होगा ये तो आमतौर पर लोग जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि नतीजों को लेकर के कुछ खास दिलचस्पी अभी बची है। उनके पीछे सभी विपक्षी दलों का एकजुट होना ये अभी थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उन सभी दलों द्वारा ये संदेश भी चला जाएगा कि वे आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधित्व के साथ नहीं हैं। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने के फैसले के पीछे की सियासी रणनीति भाजपा ने ऐसे महीन धागे से बुनी है जिसे मात देना आसान नहीं। ये ऐसा दांव है जिसके जरिए विपक्षी दलों की एकता में दरार डाली जा सके।
ये एक ऐसा दांव है जिसके जरिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए विरोधी दलों के साथ आने की संभावनाओं की राह में दीवार खड़ी की जा सके। लेकिन निश्चित तौर पे यशवंत सिन्हा और उनका मुकाबला होगा, क्योंकि 27 को यशवंत सिन्हा भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब उसमें कुछ नंबर का गेम रह गया है, क्योंकि जब इन दलों ने, बीजू जनता दल और अन्य दलों ने, चाहे वो टीआरसी हो, चाहे साउथ की जितनी भी पार्टियां हों, चाहे आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, यहाँ जेडीयू हो और भी अन्य दल हो, मुझे लगता है कि 2-4 दिन में और भी अन्य दल आ जाएंगे। आज समाजवादी पार्टी की बैठक भी हो रही है, तो विपक्ष ही टूट जाएगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी बसपा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है, वो सिर्फ एक संकेत भर है। एनडीए को उम्मीद है कि आदिवासी और महिला उम्मीदवार के नाम पर कुछ और दलों की गोलबंदी उसके प्रत्याशी के पक्ष में हो सकती है, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक को कोई नाराज करना नहीं चाहेगा। अगर यूपी की बात करें तो अकेले इस राज्य में ही 86 सुरक्षित सीटें हैं, जिनमें 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। लेकिन रिजर्व सीटों की सियासत पूरे 86 सीटों को लेकर होती है, जिनमें से 65 पर इस विधानसभा चुनाव में भाजपा ने परचम लहराया है और अब उसकी नजर इस बढ़त को बढ़ाने पर है। केवल वोट बैंकों की चर्चा है तो हमें लगता है कि एनडीए ने निश्चित रूप से एक वोट बैंक के रूप में आदिवासी समुदाय का वोट मिले, क्योंकि अब इस चुनाव के बाद जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ या पिछला जो देश में लोकसभा का चुनाव हुआ था और 24 में फिर लोकसभा का चुनाव होना है, तो लोकसभा के चुनाव के दृष्टिगत निश्चित रूप से ये राजनीतिक नेतार्थ होगा। यूपी के विधानसभा चुनाव के सियासी नतीजों की बात करें तो जिस भी दल ने सुरक्षित सीटों पर महाविजय हासिल की, उसी की राज्य में सरकार बनती रही है। अनुसूचित जाति से लेकर जनजाति तक के वोटरों को अपने पाले में करने के लिए भाजपा लंबे समय से जमीनी रणनीति पर काम कर रही है। द्रौपदी मुर्मू जी एक बहुत ही गरीब परिवार से, आदिवासी परिवार से महिला के रूप में उन्होंने जो समाज की सेवा की है वो ऐतिहासिक रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश की ओर से भी सबने लगातार सभी दलों से अपील किया है। और मैं देख रहा हूँ लगातार देश भर में कहीं कोई निगेटिव माहौल द्रौपदी जी को लेकर के नहीं है, धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है। मायावती जी ने समर्थन दिया, उनका हम स्वागत करते हैं। अब यूपी के साथ ही देश के तमाम राज्यों में आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए भाजपा के पास मजबूत तर्क होंगे। ठीक उसी तरह जैसे पिछले राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा ने यूपी से आने वाले रामनाथ कोविंद को उम्मीदवार बनाया था और इसके जरिए दलित समाज को बड़ा सियासी संदेश दिया था, लेकिन विपक्षी दल इससे इत्तेफाक नहीं रखते। इसलिए से मैं समझता हूँ कि एक संदेश पूरे देश में ये ज़रूर गया है कि एक आदिवासी समाज से आने वाली एक माननीय महिला को भी देश के सर्वोच्च पद पे उनको बैठने का अधिकार है। देश के हम भारत के राष्ट्रपति जी का चुनाव करने जा रहे हों, इसको सत्ता और विपक्ष से अलग हट करके व्यक्ति की योग्यता, कर्मठता, उसके चरित्र को देख करके करना चाहिए। भले ही उम्मीदवार चयन की अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया हो, लेकिन इसके बाद अब चुनाव के मुकाबले को लेकर चर्चा तेज है। एनडीए का पलड़ा निश्चित तौर पर भारी नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि द्रौपदी मुर्मू के नाम पर भाजपा विपक्षी खेमे में अपनी सेंधमारी को कहां तक पहुंचा पाती है। देश की 8.6% आबादी जनजातीय समुदाय की है। आदिवासी समाज के वोटर देश के हर हिस्से में बड़ी अहमियत रखते हैं। यही वजह है कि भाजपा इनके बीच अपनी पैठ और मजबूत करना चाहती है। 2024 तक देश के कुल 18 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें से 4 राज्यों में जनजातीय वोट बैंक 50% से ज्यादा है, तो 13 राज्यों में आदिवासियों के वोट 10% से ज्यादा है। इसी से समझा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाकर एनडीए ने कैसा मास्टर स्ट्रोक चला है।
ये जश्न बताने को काफी है कि आदिवासी समाज के बीच द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव का प्रत्याशी बनाने का क्या संदेश गया है। एनडीए की तरफ से एक आदिवासी महिला को प्रत्याशी बनाने के बीच वोट बैंक का बेहद मजबूत समीकरण है। इसे साथ लेने का मतलब है 2024 में महाविजय की राह तय कर लेना। सबसे पहला दांव देश की 47 एसटी यानी जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर अपनी जमीन मजबूत करने का है। 2019 में भाजपा ने एसटी के लिए रिजर्व 47 सीटों में से 31 पर जीत हासिल की थी। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो देश की 4033 विधानसभा सीटों में से 545 सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं। यही वजह है कि इस बार देश की आबादी में 8.6% की हिस्सेदारी रखने वाले जनजातीय समाज को साधने के लिए भाजपा ने सबसे बड़ा दांव चल दिया है। भाजपा देश भर में जनजातीय वोट बैंक पर अपनी पकड़ लगातार मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। खुद पीएम मोदी देश के हर हिस्से में वनवासी समाज के केंद्रों में समय समय पर बड़ी सभाएं करते रहे हैं। 1857 से 1947 तक मेरे आदिवासियों ने हर हुकूमत के सामने लड़ाई लड़ी, बलिदान दिए हैं। एक साथ 100 आदिवासियों को फांसी पर लटका देते थे अंग्रेज। भाजपा के सामने इस वक्त 2024 तक देश के कुल 18 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती है। इनमें से 4 राज्यों में जनजातीय वोट बैंक 50% से ज्यादा है। वहीं इन 18 में से 13 राज्यों में आदिवासियों के वोट 10% से अधिक हैं। इनमें पूर्वोत्तर के 6 राज्य शामिल हैं। यही वजह है कि पार्टी ने आदिवासियों को लेकर बड़ा दांव चला है। सिर्फ आदिवासी ही नहीं, आप उनके माध्यम से आप सोचिए, आदिवासी तो ही दलित महिला, ये सब भी जो ये वोट बैंक हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी उनके बहाने से साधना चाहती है। आप इसके पहले भी अगर उनके निर्णय देखिएगा तो जाहिर सी बात है, और कई क्षेत्रों में या कई इलाकों में, कई प्रदेशों में आदिवासी मतदाताओं का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है। भाजपा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उन राज्यों में अपना वोट प्रतिशत और बढ़ाने की है जहां कभी वो बेहद मजबूत थी, लेकिन बाद में उसकी जमीन कमजोर होती चली गई। इनमें झारखंड जैसे प्रदेश हैं और इसके बाद छत्तीसगढ़ का भी नाम शामिल हो चुका है। झारखंड में आदिवासियों का वोट बैंक 26.8% है। छत्तीसगढ़ में 30.6% वोटर आदिवासी हैं। दोनों राज्यों में लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा का प्रदर्शन कमजोर हुआ है। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं तो झारखंड में 2024 में वोटिंग होनी है। इसके लिए भाजपा ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके साथ ही गुजरात और मध्य प्रदेश में सत्ता के बावजूद भाजपा का वोट प्रतिशत कम हुआ है। इसे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि यहां आदिवासी समाज के वोट बैंक को अपने पाले में किया जाए। गुजरात में 14.8% आदिवासी वोट बैंक है, जहां अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 21% से ज्यादा जनजातीय वोटर रहते हैं। अब सवाल है कि राष्ट्रीय राजनीति में आदिवासी समाज के वोटरों की ताकत को क्या इस एक दांव से अपने पाले में किया जा सकता है? इस सवाल पर राजनीतिक विश्लेषकों की राय अलग अलग है। उनका नजरिया क्या कहता है, अब ये सुनिए। एक संदेश देने की कोशिश है कि जिसके लिए, जिस वर्ग के लिए बड़े फलक पर दशकों तक किसी सरकार ने कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी उनको देश के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा सकती है। तो एक तो आदिवासी, दूसरे महिला,
संदेश बड़ा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव की जंग के इस मौके को एनडीए ने मिशन 2024 के लिए एक बड़ा राजनीतिक जरिया बनाया है, जिससे देश भर में अपनी जीत का ग्राफ बढ़ाया जा सके। द्रौपदी मुर्मू की जीत की संभावना हर दिन मजबूत होती जा रही है। पहले बीजू जनता दल, फिर वाईएसआर कांग्रेस और अब बसपा के समर्थन के बाद एनडीए का पलड़ा और भी ज्यादा भारी हो गया है। उसे जीत के लिए जितने वोट चाहिए उससे ज्यादा वोट मूल्य मिलने की उम्मीद साफ साफ नजर आ रही है। यानी कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चला गया दांव पहले ही दौर में साफ तौर पर कारगर नजर आ रहा है। लेकिन विपक्ष के कई नेता इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उनका दावा है कि जीत तो यशवंत सिन्हा की ही होगी और नतीजे तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगा देंगे। द्रौपदी मुर्मू नामांकन कर चुकी हैं। वहीं यशवंत सिन्हा इसकी तैयारी में जुटे हैं। दोनों खेमे के नेता विजय की दावेदारी में आगे हैं। दावा है कि उनके उम्मीदवार का कोई मुकाबला नहीं और उनकी जीत तय है। केवल पार्टी विचारधारा नहीं देखनी चाहिए, बल्कि हमको अलग हट करके एक ऐसे व्यक्ति को, सिन्हा साहब, जो मैं समझता हूँ कि देश में उनका एक चरित्र है, उनका सम्मान है, उनके जो कार्य हैं उनको लोग आज भी मानते हैं, तो उस पर लोगों को वोटिंग करनी चाहिए। चुनाव होगा और चुनाव के बाद मैं पूरे विश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भारी मतों से राष्ट्रपति पद पर प्रत्याशी चुनी गई। यूपी में सबसे ज्यादा हलचल मायावती के समर्थन से पैदा हुई है, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के बावजूद भाजपा और कांग्रेस के साथ ही दूसरे विपक्षी दलों की जमकर खिंचाई की। खासकर कांग्रेस व बीजेपी आदि जैसी ये विरोधी पार्टियां ये रत्ती भर भी नहीं चाहती हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानवतावादी संविधान उनकी सही मंशा के हिसाब से इस देश में लागू हो। बसपा के इस दांव ने कांग्रेस को हैरान कर दिया है। अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मायावती ने भले ही मुर्मू को समर्थन का ऐलान किया हो, लेकिन इस चुनाव में तमाम सांसद और विधायक अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे और उसका नतीजा कुछ भी आ सकता है। देखिए, जो हालात होंगे चुनाव परिणाम बता देगा, लेकिन आप मत भूलिए नीलम संजीव रेड्डी का और बीबी गिरी का चुनाव लोगों ने अंतरात्मा के नाम पर वोट दिया था। जो अधिकृत थे बीबी गिरी, जो नहीं थे वो जीत गए, और नीलम संजीव रेड्डी जिनके साथ बहुत वोट दिखाई पड़ रहा था वो हार गए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस रखी है। दावा है कि यशवंत सिन्हा की जीत होकर रहेगी। खुद अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पार्टी के सांसद और विधायकों के साथ ही संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सभी से चर्चा के साथ ही चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन हुआ। तय हुआ कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को एकजुटता के साथ सिर्फ वोट ही नहीं करना है, बल्कि उनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने की दिशा में काम भी करना है। अगर भारतीय जनता पार्टी अब दम चुनाव लड़े तो चुनाव हार जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता, धनबल, ईडी, इनकम टैक्स इसका भय दिखा करके विधायकों को तोड़ने का काम कर रही है। राजनीति के मैदान में आखिरी दांव पर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं, इसलिए आने वाले दिनों में एनडीए और यूपीए के अगले कदम पर भी सबकी सियासी नजरें टिकी रहेंगी। पूर्ण विराम में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।